नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा के अंदर एक नए चैप्टर के बारे में, एक नई किताब के बारे में, सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए सर, सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए इसके अंदर कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा विषय बिंदु है, पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वह हमारा सीमा के बारे में, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। इसके पहले जो है आप लोगों की जानकारी में होगा सीमा की अवधारणा, जो हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो सीमा जो डिफरेंशिएशन में रही है कि भाई आपका अनिर्धारित रूप नहीं आना चाहिए। पहली चीज, अगर अनिर्धारित रूप आता है तो DLH रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो दो चीजें तो होगी होगी, उसके साथ में एक नई चीज और आपकी जानकारी में आएगी, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट, यानी सीमा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सीमा यानी लिमिट, सीमा, लिमिट, लिमिट z टेंड्स टू Z0 FZ विद्यमान होगी यदि लिमिट z टेंड्स टू Z0 FZ अद्वितीय यानी कि यूनिक, अद्वितीय अर्थात यूनिक एवं समान हो, एवं समान, इक्वल हो। चलिए जी, लिमिट z टेंड्स टू Z0 FZ एग्जिस्ट इफ इट इज यूनिक। पहली चीज तो यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए और समान होना चाहिए। समान का मतलब क्या है सर? हम लोग बात करने वाले किसी भी पथ से वहां तक पहुंचे, उसका मान समान होने की बात कर रहा हूं। जैसे मान लिया, एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मान लिया आपको यहां पर पहुंचना है, ठीक है। अब इस बिंदु तक, अब Z0 तक अगर आपको पहुंचने की इच्छा रखते हैं, आप मान लेते हैं Z0 है। अब आप इस Z0 पर कैसे पहुंच सकते हैं? आप इस Z0 पर किसी भी प्रकार से, किसी भी पथ के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। जैसे एक पथ आपने लिया, इस x अक्ष के अनुदिश होते हुए यहां से आप चले और यहां से चल करके आप उस Z0 पर पहुंचे, ये पहला रास्ता आपका रहा। दूसरा रास्ता आपका y अक्ष के अनुदिश रहा कि आप यहां से y अक्ष की ओर चले ओरिजिन से, और फिर घूम करके आप Z0 तक वहां तक पहुंच गए। तीसरा रास्ता ये हो सकता है, ये दूसरा रास्ता। तीसरा है कि यहां से एक रेखा बन रही है, आप इस रेखा यानी y बराबर mx के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो यहां पर मैंने mx के साथ में c नहीं लिखा क्योंकि हम ओरिजिन से वहां तक जाने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर y इज इक्वल टू mx के रास्ते रास्ते आप चल सकते हैं। इसी प्रकार से और भी कई सारे पथ आपके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराबोलिक पथ आपका हो सकता है। इस पैराबोला के पथ पर होते हुए आप उस बिंदु Z0 तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है आप राइट हैंड साइड ओपन पैराबोला के माध्यम से, यानी इस पैराबोला के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं कि भाई आप यहां पर ओरिजिन पर हैं और इस पैराबोलिक पथ के ऊपर पहुंचते पहुंचते आप Z0 तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो लिमिट होगी वह समान होने का मतलब है किसी भी पथ से अगर आप जाते हैं तो उस सबके मान आपके समान होने चाहिए। जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, अगर लिमिट डायरेक्ट एग्जिस्ट करती है हमारी, यानी सीधे सीधे आप z का मान रखते हैं और z का मान रखने से आपका अनिर्धारित रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर नहीं आता तो आपको सीधा कर देना है। कई बार स्थितियां ऐसी आएगी जब z स्क्वायर z क्यूब की बात होगी और अगर आप z का मान रखते हैं और ऐसी स्थिति में अनिर्धारित स्थिति आपकी 0/0 हुआ या 0 गुणा अनंत वाली स्थितियां बनती है, तो ऐसी स्थिति में आप DLH रूल को लगा सकते हैं, z स्क्वायर का अवकलन 2z कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होगी
जहां पर आप उसका अवकलन नहीं कर सकते, या जैसे मान लिया लिमिट तो आपको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z की दे रखी है, लेकिन आपका प्रश्न जो है x और y की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे सभी पथों के बारे में सोचना है। और सभी पथों का मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं कि हमें कम से कम 3 पथ के बारे में सोच लेना है। 3 पथों में एक x अक्ष के अनुदिश पथ हो गया, एक y अक्ष के अनुदिश पथ हो गया, और एक रेखा y बराबर mx के अनुदिश पथ हो गया। आप इसके अलावा भी कोई पैराबोला हो गया, कोई जो है आपका एलिप्स हो गया, वो भी पथ सोच सकते हैं, लेकिन सबसे आसान स्थिति में ये 3 ही पथ आपको नजर आएंगे जब आप y अक्ष, x अक्ष और रेखा y बराबर mx प्लस c के अनुदिश बात करेंगे। लेकिन ये कब करना है कि जब आपकी लिमिट वैल्यू z की रहे, लेकिन आपका प्रश्न एक्स वाई की फॉर्म के अंदर हो, तब हमें उस प्रकार की स्थितियों की बात करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अगर वो मान आपका अद्वितीय और समान होता है तो। नंबर दूसरी बात है, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं लिमिट z टेंस टू z0 fz पथ पर निर्भर नहीं करती है। यानी ये लिमिट वैल्यू जो है पथ के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, इसको आपको ध्यान देना है। नंबर दूसरी बात, ये पथ का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया मेरा प्रश्न ऐसा आ गया, एक उदाहरण के लिए लिमिट z टेंस टू, मान लेते हैं यहां पर मैंने आयोटा किया और इस स्थान के ऊपर 2z लिख दिया, तो अब सीधी सीधी सी बात है कि अगर z के स्थान पर आयोटा लिखता हूं तो क्या मेरे पास में अनिर्धारित स्थिति बनती है? आप कह रहे हो नहीं बनती है, तो ये इसका सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर अनिर्धारित स्थिति नहीं है, z का मान आयोटा रखने पर 2 आयोटा का रूप है, आपका आंसर हो गया। मान लिया कभी ऐसी स्थिति बन गई, फॉर एग्जाम्पल जहां पर मैंने लिखा लिमिट z टेंस टू आयोटा और मैंने यहां पर लिख दिया z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस आयोटा, और जैसे ही आप z के स्थान पर अगर आयोटा रखते हैं तो अंश के अंदर z स्क्वायर है, और z स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक और प्लस एक आपका 0 हो गया, और नीचे आयोटा माइनस आयोटा आपका 0 हो गया। तो ये रिजल्ट आपका क्या हो गया? 0/0 रूप का परिणाम हो गया। और अगर ये परिणाम 0/0 का है तो मुझे यहां पर क्या करना होगा? द एल हॉस्पिटल रूल की बात करनी होगी। और जब एल हॉस्पिटल रूल की बात हम लोग करेंगे तो यानी अवकलन करने की बात करेंगे, तो सिंपल सा जैसे अवकलन होता है, ये अभी तक हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे थे, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल फॉर्म के अंदर है, जेड के रेस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे तो जेड स्क्वायर का हो गया 2z, 1 का हो गया 0 अपॉन में जेड का हो गया 1, और जैसे ही आप यहाँ पर जेड के स्थान पर आयोटा रखते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बन गया? 2 आयोटा बन गया। अब रही बात, जब पथ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार के प्रश्नों में पथ का उल्लेख होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया लिमिट z टेंस टू आयोटा, लेकिन मेरा प्रश्न ऐसा बना एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस प्रकार की हमारी स्थिति है, हम लोग कह रहे हैं कि लिमिट वैल्यू तो है z की, अभी तक पिछले 2 प्रश्नों में z हमारे पास में था, या तो हम सीधा सीमा का मान ले रहे थे या डीएलएच रूल को अप्लाई हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी लिमिट वैल्यू तो z की है, लेकिन आगे हमारा पद एक्स वाई का है या एक्स वाई का बनने वाला है, मैं दोनों ही बात कर रहा हूं, एक्स वाई का पद है या एक्स वाई के पद में वो कन्वर्ट होने की स्थिति के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर इसको लिमिट वैल्यू के लिए 3 पथों के माध्यम से हमें इसको चेकआउट करना है। ठीक है, यहां पर हमने कहा कि पथ पर निर्भर नहीं करती है, तो हम लोग कहेंगे कम से कम 3 पथ लें। कम से कम की बात, अगर आपकी इच्छा है तो 4 5 6 ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे 3 लेना है, मैं 3 लूंगा और उम्मीद करूंगा आप भी 3 पथ लें। और 3 पथ यानी कि जब मैं एक्स अक्ष के अनुदिश पहुंचना चाह रहा हूं, अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास किया था, पहला पद। दूसरा पद हमारा y अक्ष के अनुदिश यानी अलोंग द y एक्सिस, और हमारा जो तीसरा पद है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेखा y बराबर x के अनुदिश। ठीक है ना? तो जब y बराबर x के अनुदिश होगा तो 3 पथों को हमको चेकआउट करना है, और इन 3 पथों से प्राप्त होने वाला मान एक तो होना चाहिए अद्वितीय, और
तीनों से आने वाला आंसर हमारा समान होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है सर? जब प्रश्न हम लोग हल करेंगे तो बहुत आसानी से जो है सब चीजें अच्छे से स्पष्ट आपको हो जाएगी। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसा कि मान लिया हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, लिमिट z टेंस टू 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा का मान कितना है। सबसे पहला काम, आसान प्रश्न मेरे लिए क्यों रहा, क्योंकि लिमिट वैल्यू z की है, ठीक है, आयोटा के पद में है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे पास जो पद है वह भी z का है, तो मुझे सीधा सीधा मान रख देना चाहिए। सीधा मान रखने से अगर उत्तर मिलता है, चाहे वो उत्तर 0 मिले तब भी उत्तर है, अनंत मिले तब भी उत्तर है, कोई आयोटा के पद में काल्पनिक संख्या के रूप में, समिश्र संख्या के रूप में उत्तर मिले तब भी वे हमारे उत्तर हैं। केवल और केवल 0/0 जैसी अनिर्धारित स्थितियां नहीं होनी चाहिए। अगर 0/0 जैसी अनिर्धारित स्थितियां होती है तो DLH को रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए सर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं z के स्थान पर 1 प्लस आयोटा, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या बनता है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर z के स्थान पर प्लस आयोटा, प्रसार करने पर इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। आपके जानकारी में आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, प्लस आयोटा, ये -1 + 1 कट गया, 2 आयोटा और 3 आयोटा, यही आपके प्रश्न का आंसर है। यानी कुल मिलाकर के सीधा सीधा प्रतिस्थापन करना, सीधा सीधा z के स्थान के ऊपर जो भी z की लिमिट वैल्यू जो आयोटा के पद के अंदर है उसको आपको रख देना है। ठीक है, अनिर्धारित स्थिति नहीं है, यही आपका प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला जो प्रश्न है उसको देखें। लिमिट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, z टेंस टू π/2, z के स्थान π/2 रखना है और साइन z अपॉन z की बात है। अब मुझे बताइए कि जैसे ही मैं यहां पर लिमिट z टेंस टू π/2 अगर मैं डायरेक्ट प्रतिस्थापित करने की बात करता हूं, साइन z अपॉन z, ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सर ये तो अपना जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट था आपका, याद आ रहा है कुछ कुछ आपको, कि जब हम लोगों ने लिखा था इस प्रकार से, लिमिट, या एक काम करते हैं यहाँ पर तो π/2 प्रतिस्थापित कर सकते हैं सर, कहाँ दिक्कत है, z के स्थान पर आप सीधा सीधा π/2 कर दें, कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन z का π/2 हो गया और अपॉन में π/2, बताइए साइन π/2 1 हो गया, अपॉन में π/2, भाग उलट गुणा करते हुए 2/π, ये आपके प्रश्न का आंसर है। वो जो रिजल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी हुआ करती है, लेकिन चूंकि लिमिट वैल्यू यहाँ 0 नहीं थी इस कारण से स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका नहीं लगा, लिमिट वैल्यू z टेंस टू π/2 है। तो कुल मिलाकर के z के स्थान π/2 रख दिया, साइन π/2 का मान 1 हो गया और रेसिप्रोकल फॉर्म होते हुए हमारा उत्तर क्या आ गया, 2/π। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, लिमिट वैल्यू आपको निकालनी है, z टेंस टू, यानी z कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस आयोटा पर अप्रोच कर रहा है, और z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस z का मान कितना है, तो सीधा सीधा प्रतिस्थापन होगा, क्यों अनिर्धारित स्थिति आनी नहीं है। अनिर्धारित स्थिति कब आएगी, जब ऊपर अगर 0 होता है और बटे में 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पर डिवीजन के अंदर हर में कुछ है ही नहीं, तो अंश को ही सॉल्व करना है, और अंश को सॉल्व करने पर जो भी परिणाम आता है 0 अनंत, वो सब कुछ है ना अपना रिजल्ट हो सकता है। तो चलो यहाँ पर सीधा सीधा प्रतिस्थापन करता हूँ, z के स्थान पर 1 माइनस आयोटा रख देता हूँ, आयोटा z के स्थान पर 1 माइनस आयोटा, और फिर z के स्थान पर 1 माइनस आयोटा, यानी जिस जिस स्थान पर z था उन सभी स्थानों के ऊपर हमारे द्वारा 1 माइनस आयोटा लिखा जाएगा। और जैसे ही रखते हैं ये प्रसार a माइनस बी के होल स्क्वायर के माध्यम से, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ पर गुणा करने पर माइनस का आयोटा, माइनस माइनस प्लस का आयोटा स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का आयोटा। चलिए सर आयोटा स्क्वायर का मान -1, इसको -1 करता हूँ और इसको भी -1 कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट रहा 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर वापस -1 प्लस 1 माइनस आयोटा। कुल मिलाकर के अगर नंबरिकल वैल्यू की बात करता हूँ तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 कट गया, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट गया, 2 3 और एक 4 आयोटा आपके नेगेटिव हो गए, -2 -1 -1 -4 आयोटा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बहुत आसान सी चीजें हैं, डायरेक्ट प्रतिस्थापन करने की बात कर रहे हैं हम लोग।
चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब गौर कीजिए कि जब मैं इस प्रश्न के बारे में बात करना चाहता हूं, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z टू द पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z अपॉन z प्लस 1 का मान कितना है। तो सबसे पहला काम मुझे प्रतिस्थापन करके देखना है। अगर प्रतिस्थापन करने पर ये 0/0 की स्थिति क्रिएट होती है तो मुझे DLH लगाना है, क्योंकि अभी हमारे पास में प्रश्न जो है वो 3 पथों तक जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि जब हमारा प्रश्न ऐसा रहेगा कि जहां प्रश्न के अंदर लिमिट z की रहेगी लेकिन प्रश्न हमारा xy के पद का रहेगा या फिर xy के पदों में कन्वर्ट होगा, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि z के स्थान पर अगर आयोटा रख भी देता हूं तो यहां आयोटा प्लस 1 रहेगा, यानी 0/0 की अनिर्धारित स्थिति आपकी प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमें सीधा सीधा यहां z का मान रखना है। चलिए रखते हैं। तो 3 प्लस आयोटा z के स्थान पर आयोटा रखने पर आयोटा की घात 4 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 z के स्थान पर आयोटा, फिर z के स्थान पर आयोटा प्लस 1, इस प्रकार का परिणाम हो गया। हमारी जानकारी में आयोटा की घात 4 क्या है? 1 के बराबर है। आयोटा की घात 2 क्या है? -1 के बराबर है। तो चलिए इन मानों की बात यहां पर कर लेते हैं। तो रिजल्ट रहा 3 प्लस आयोटा, आयोटा की घात 4 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हल करते हुए 3 का 1 से गुणा हो गया, 3 प्लस आयोटा माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा प्लस 1। हल करते हैं तो यहां पर 3 प्लस 1 4, 2 और 1 3 आयोटा बटे में आयोटा प्लस 1। हो सकता है सर ये आपके प्रश्न का उत्तर हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है ये आपके प्रश्न का आंसर हो, और हो सकता है इसके आगे परिमेयकरण करवाया गया हो, जिसको हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर a प्लस आयोटा बी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हर के संयुग्मी से गुणा भाग आपको करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टर्म एट डिनोमिनेटर। तो अब मैं उसको हर के संयुग्मी से गुणा भाग करने के लिए 4 प्लस 3 आयोटा, पहला काम तो क्रम बदलता हूं, और पहला क्रम बदलने पर 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा हो गया। चलिए सर विपरीत चिन्ह से हम लोग गुणा भाग करने की बात करते हैं, और जब विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय विपरीत चिन्ह 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। जब गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करते हुए 4 माइनस 4 आयोटा, 3 आयोटा गुणा करने पर 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे की ओर a प्लस बी a माइनस बी का 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। हल करते हैं। ये रिजल्ट रहा आपका आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1 का -3 से गुणा, प्लस का 3, 4 और 3 मिलकर के हो गया 7, और माइनस में आयोटा बटे में 1, ये हो गया -1, माइनस का माइनस से गुणा प्लस 1, 1 और 1 2। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। 1/2 7 माइनस आयोटा, इस प्रकार से हर के संयुग्मी से गुणा भाग करते हुए उसे सिंपलेस्ट फॉर्म a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करवाते हुए आपका उत्तर इस प्रश्न का दिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि पहली स्थिति जो हमने डिस्कस की है सीधे सीधे प्रतिस्थापन वाली, वो आपके दिमाग में आ रही होगी। वापस से बढ़ते हैं सर। अब इधर ध्यान दीजिए, जब मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं, z के स्थान पर अगर मैं आयोटा बटा 2 करता हूं, अब यहां पर हर में 0 आने की संभावना है। जैसे ही प्रश्न देखा, z के स्थान पर एक बार रफ के अंदर मुझे रख देना चाहिए, ये आयोटा बाय 2 रखा, नहीं आयोटा बाय 2 में तो उत्तर नहीं आ रहा है सर, चलो रख देते हैं, क्योंकि अगर केवल आयोटा होता ना तो अपना जो रिजल्ट है वो में भी जो है प्लस माइनस के अंदर कट कर 0 आता, लेकिन यहां पर सीधा सीधा रखा जा सकता है, डायरेक्ट प्रतिस्थापन कर दें। तो 2 z के स्थान पर आयोटा बटा 2 -3, और यहां पर 4 z के स्थान पर आयोटा बटा 2 प्लस आयोटा। ठीक इसी प्रकार से हर में आयोटा z के स्थान पर आयोटा बटा 2 -1 होल स्क्वायर। चलिए यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, इधर 4 से 2 कटेगा 2 बार। अंश की बात करता हूं तो ये रिजल्ट है आयोटा -3, और अंश के अंदर है 2 आयोटा प्लस आयोटा, जिसको कि हम 3 आयोटा भी लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए
आयोटा स्क्वायर, गौर कीजिए आयोटा का ये आयोटा से गुणा है, आयोटा स्क्वायर जिसका मान है -1, तो हर में यह हो गया -1/2 -1 का होल स्क्वायर। चलिए गुणा करते हैं, आयोटा से गुणा, आयोटा का 2 आयोटा से गुणा हो गया 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 2 आयोटा गुणा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का आयोटा से गुणा, अच्छा ऊपर 3 आयोटा कर लेते ज्यादा ठीक रहता। चलिए मैं यहाँ पर 3 आयोटा ही कर देता हूँ, आयोटा -3 और ये हो गया सर 3 आयोटा बटे में -3/2 का होल स्क्वायर। चलिए अंश के अंदर जब गुणा करेंगे 3 आयोटा गुणा, तो ये रिजल्ट है हमारा 3 आयोटा स्क्वायर -3 और 3 का गुणा 9 आयोटा बटे में इसका वर्ग करने पर 9/4। आपकी जानकारी में आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो मैं इसको ऐसा करूंगा -3 -9 आयोटा और भाग उलट गुणा 4/9, यानी 9/4 का रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया, 4/9 लिख दिया गया। तो आपका आंसर क्या रहा, माइनस कॉमन लेने के बाद में एक काम करते हैं 3 भी कॉमन लेते हैं, माइनस का 3 कॉमन आ गया, पीछे रह गया 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4/9। वापस ध्यान देना -3 कॉमन ले लिया, 1 + 3 आयोटा 4/9, 3 से 9 कट गया हमारा 3 बार, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा सर, माइनस में 4/3 1 + 3 आयोटा, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी सीधे प्रतिस्थापन कर दिया, सीधा प्रतिस्थापन नहीं होगा अगर अनिर्धारित स्थिति हमारी बनती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है। अब यहां पर ध्यान दीजिए सर, इस स्थान के ऊपर हमारे पास में सीधा सीधा प्रतिस्थापन होने की स्थिति हमारी नहीं है। क्यों नहीं है सर, इस प्रश्न को जब मैं हल करता हूं, गौर कीजिए, लिमिट वैल्यू है हमारी z टेंस टू आयोटा z स्क्वायर प्लस 1/z⁻6 + 1। जैसे ही आप z के स्थान पर आयोटा रखते हैं, रफ में सॉल्व करके देखें कि यहां पर क्या हो गया सर, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया, नीचे आयोटा की घात 6 + 1 हमारे पास में हो गया। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, -1 + 1, आयोटा घात 6 का मान क्या हो रहा है, -1 + 1। अभी स्थिति 0/0 की एक अनिर्धारित स्थिति हमारी प्राप्त हो रही है। तो मैं इन सबको हटा देता हूं। भाई हम लोगों ने जब प्रतिस्थापन किया, अभी तक सारे प्रश्न हमने किए और पूरे पूरे सब प्रतिस्थापन के माध्यम से किए, तो निश्चित रूप से यहां भी मुझे प्रतिस्थापन करना था। हम लोगों ने इसको चेकआउट किया, जेड के स्थान पर आयोटा रखा, पता लगा कि 0/0 की अनिर्धारित स्थिति आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनकर के आ रही है। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनकर के आता है तो मुझे क्या करना होगा सर, मुझे द एल हॉस्पिटल रूल की बात करनी होगी। और द एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अवकलन करना है, अंश का अवकलन अलग करना है, हर का अवकलन आपको अलग करना है, u/v का फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं करना है। और जब DLH रूल लगाते हैं तो देखिए हमारी स्थिति क्या बन रही है, लिमिट z टेंस टू आयोटा है, z स्क्वायर के लिए हो गया 2z, 1 का 0 हो जाएगा और z की घात 6 का 6z⁵। अब यहां पर 2 से 6 कट जाएगा हमारा 3 बार, z से z की घात 5 कट जाएगा, z की घात 4 बार। तो कुल मिलाकर के फाइनली हम पहुंच चुके हैं लिमिट z टेंस टू आयोटा 1/3 z⁴ पर। अब जब मैं यहां पर देखता हूं z का मान अगर रखता हूं तो ये अनिर्धारित स्थिति हमारी नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/3 आयोटा टू द पावर 4, z का मान रख दिया और आयोटा घात 4 का मान 1 होता है, तो 1/3 गुणा 1 हमारा रिजल्ट रहेगा 1/3। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से, लिमिट z टेंस टू आयोटा 3z⁴ - 2z³ + 8z² - 2z + 5/z आयोटा। अब जैसे ही z के स्थान पर आयोटा रखते हैं तो मुझे हर तो 0 नजर आ रहा है, आयोटा माइनस आयोटा, अंश को चेकआउट कर लेते हैं। अगर अंश कुछ भी होता है और z 0 का भाग है तो अनंत उत्तर आ जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चेक करें, z के स्थान पर आयोटा रखने पर यहां पर आयोटा घात 4 1 होने पर ये 3 हो जाता है, z³ यानी आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, माइनस और -2 का गुणा हो गया प्लस का 2 आयोटा, z² -1 होने पर माइनस का 8, माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 5। आप देख पा रहे हैं 2 आयोटा नेगेटिव 2 आयोटा पॉजिटिव,
3 और 5 8 और 8 नेगेटिव। कुल मिलाकर के जैसे ही मैंने यहाँ प्रतिस्थापन करने का सोचा तो मुझे क्या नजर आ रहा है सर कि ये प्रश्न जो है हमारा वह 0/0 रूप की स्थिति क्रिएट करता है। और जब आपको अनिर्धारित स्थिति की बात आती है हमें क्या करना होगा, हमें द एल हॉस्पिटल रूल की बात करनी होगी, है ना। तो DLH रूल, और ये अवकलन करने की बात करता है। लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, अवकलन करना है। z की घात 4 का क्या होगा, 4z³ z की घात 4 के लिए क्या होगा, 4z³ हो गया, माइनस का 2 z³ का क्या हुआ, 3z² हो गया, प्लस 8z² का क्या अवकलन 2z, माइनस 2z का अवकलन 1 और प्लस 5 का 0। नीचे की ओर z का अवकलन 1 और आयोटा का अवकलन 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई यहाँ पर जैसे नंबरिकल वैल्यू की बात होती है 5 का अवकलन 0 है, उसी प्रकार से आयोटा का अवकलन भी 0 रहने वाला है। चलिए इसके अंदर जैसे ही z का मान अगर आयोटा रख देते हैं तो अब रिजल्ट है 12 आयोटा क्यूब माइनस 6 आयोटा स्क्वायर प्लस 16 z के स्थान पर आयोटा माइनस 2 और बटे में 1। तो बटे का 1 चलो अभी लिख देता हूं, हटा देंगे। यहां पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, -1 का -6 से गुणा 6 और ये माइनस का 2 यानी 4। इसी प्रकार से आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा यानी माइनस का 12 आयोटा और प्लस का 16 आयोटा, तो माइनस का 12 प्लस का 16 प्लस का 4 आयोटा, ये आपका रिजल्ट हो गया 4 और ये 1 प्लस आयोटा, ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस आयोटा z² माइनस 2z प्लस 2 अपॉन z² प्लस 2 आयोटा, इसका मान किसके बराबर है। जैसे ही हम प्रतिस्थापन करने के बारे में सोच रहे हैं, यहां पर देखिए एक बार चेकआउट करते हैं कि प्रतिस्थापन करने के बाद की हमारी स्थिति क्या है। z² यानी कि प्रश्न हमारा कहता है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2, 1 माइनस आयोटा प्लस 2 अपॉन z² के स्थान पर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आप देख रहे हैं कि स्थिति इसका प्रसार करने पर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 आयोटा और प्लस में 2 अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा। ध्यान दें ये माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा कट गया, 0 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 और ये प्लस का 1, ये 0 हो गया। ऊपर की ओर देखें तो -2 और ये +2 ये मिलकर के आपका 0 हो गया। इधर से माइनस का 2 आयोटा और ये 2 आयोटा आपका 0 हो गया। और आगे बढ़ते हुए ये आयोटा स्क्वायर और 1 ये आपका 0 हो गया। यानी जब आप सीधा सीधा प्रतिस्थापन करने की स्थिति में है और प्रतिस्थापन अगर आप कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के जो हमने डिस्कस किया उसके अनुसार यहां पर ये पोजीशन 0/0 की हो गई। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रश्न 0/0 एक अनिर्धारित स्थिति, अनिर्धारित रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करता है। और जब अनिर्धारित स्थिति की बात करता है, चूंकि मेरा प्रश्न झड़ के रूप में है, मैं इसके अंदर DLH रूल लगा सकता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए वापस से प्रश्न की बात की है भाई, झड़ का मान रख करके चेक करना पड़ेगा। झड़ का मान जब तक आप नहीं रखेंगे, चेकआउट नहीं करेंगे, हमारी स्थिति 0/0 की अनिर्धारित है या नहीं है वो पता नहीं लगेगा। तो पहला चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद में फिर जो है उसके अंदर हम लोगों को अनिर्धारित स्थिति होने पर द एल हॉस्पिटल रूल की बात करना पड़ेगा, ठीक है। और जब एल हॉस्पिटल रूल की बात करते हैं तो मुझे इसका अवकलन करना होता है। लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस आयोटा, अवकलन करने पर z² का हुआ 2z माइनस 2z का हुआ 2 और 2 का हो गया 0। नीचे की ओर z² का 2z और 2 आयोटा का हो गया 0। चलिए सर, अब मैं यहां पर प्रतिस्थापित करने की बात आपसे कर लेता हूं। तो रिजल्ट क्या रहा हमारा, 2 z के स्थान पर 1 माइनस आयोटा माइनस 2 और अपॉन में 2 z के स्थान पर 1 माइनस आयोटा। सॉल्व करते हुए 2 का 1 से गुणा, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2/2
1 माइनस आयोटा, ऊपर हमने गुणा कर दिया, इससे हुआ ये कि 2 से 2 कट गया और माइनस 2 आयोटा बटा 2 1 माइनस आयोटा, तो ये 2 से 2 भी हमारा कट गया है, तो माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये मेरे प्रश्न का उत्तर संभव है। और हो सकता है हर के संयुग्मी से आपको गुणा भाग करवाया गया हो, और जैसे ही आप हर के संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं, माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय हर का संयुग्मी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहां पर माइनस है तो प्लस चिन्ह लगाते हुए आयोटा के पद का ही चिन्ह बदलना है, 1 प्लस आयोटा से गुणा भाग कर लिया, तो स्थितियां क्या बनी, ऊपर की ओर माइनस आयोटा स्क्वायर, भाई माइनस आयोटा से गुणा करने पर माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ध्यान दीजिए आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1 का माइनस से गुणा +1, उसको मैं आगे की तरफ लिखता हूं 1 माइनस आयोटा, नीचे की ओर आयोटा स्क्वायर फिर से -1, माइनस माइनस का गुणा +1 और 1 मिलकर कितना हुआ 2, तो ये आपका रिजल्ट 1/2 1 माइनस आयोटा, ये अपने प्रश्न का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें जो है बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से आपके दिमाग के अंदर आ रही होगी, समझ भी आप रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है उसको पढ़ने की बात करें तो प्रश्न हमारा जो है लिमिट z टेंस टू 1 प्लस आयोटा z माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2 z प्लस 2। सबसे पहला काम मुझे यहाँ पर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, उसके बगैर हम इसको आगे कैसे बढ़ें, है ना, हम लोग नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप प्रतिस्थापन कर लेते हैं, z के स्थान पर 1 प्लस आयोटा हो जाए -1 माइनस आयोटा, z स्क्वायर के स्थान पर जैसे ही मैं यहाँ पर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस आयोटा प्लस 2 के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए हमारी पोजीशन ऊपर की ओर तो सर 0 हो गया सर, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का हो गया 0, आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का 0 हो गया। नीचे अभी देख लेते हैं प्रसार करते हुए 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा प्लस 2। देखते हैं यहाँ पर 1 और आयोटा स्क्वायर ये आपका बैलेंस हो गया 0 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है +1 है। यहाँ पर 2 आयोटा पॉजिटिव है 2 आयोटा नेगेटिव, ये भी 0 हो गया, और माइनस का 2 प्लस का 2 ये भी 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रश्न जो है वो 0/0 रूप की बात करता है। अगर यहाँ पर 0 बटा कुछ आयोटा की स्थिति होती या 0/2 प्लस आयोटा की बात होती तो अपना उत्तर 0 आ जाता। भाई कहीं भी एक जगह 0 हो चलेगा, लेकिन चूंकि अंश में भी 0 हो गया, हर में भी 0 हो गया, अनिर्धारित इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, तो बताइए क्या करना चाहिए मुझे इस प्रश्न में। हमें द एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सोचना चाहिए, अवकलन आपको करना चाहिए, ठीक है जी। और जैसे ही आप इसका अवकलन करते हैं तो ध्यान दें, भाई अवकलन करना है, बताओ z का अवकलन अंश के अंदर आपका 1 हो गया, इसी क्रम के अंदर आगे जब बढ़ते हैं तो आयोटा का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया, 1 का अवकलन 0 हो गया, z स्क्वायर का अवकलन 2z हो गया, -2z का -2 हो गया, और 2 का 0 हो गया। तो अवकलन करना हम सभी को आता है, तो द एल हॉस्पिटल रूल की बात करते हैं, अवकलन करते हैं। लिमिट z टेंस टू 1 प्लस आयोटा, अवकलन करने पर z का 1 -0 अपॉन में 2z -2 प्लस 0। चलिए 1 प्लस आयोटा रख देते हैं, प्रतिस्थापन करें तो 1 अपॉन 2 z के स्थान पर 1 प्लस आयोटा -2, हल करते हुए 1 अपॉन 2 प्लस 2 आयोटा -2, 2 प्लस 2 आयोटा -2, 2 कट गया, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया 1 अपॉन 2 आयोटा, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोनों स्थितियां हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली है, सीधा प्रतिस्थापन कर लेना, और प्रतिस्थापन करने के बाद में भी अगर कभी ऐसी स्थिति हो अनिर्धारित तो फिर डीएलएच रूल आपको लगाना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न भी ठीक ठीक उसी प्रकार से है। जब आप इसको देख रहे हैं प्रश्न को, भाई सीधा प्रतिस्थापन सबसे पहला कदम आपका ये है, भाई z के स्थान पर z की लिमिट वैल्यू आपको रखनी है, क्या उत्तर मिलता है या नहीं मिलता है, चेकआउट करते हैं। तो आपके दिमाग में आया z के स्थान पर अगर आयोटा रखूंगा तो ऊपर z स्क्वायर के स्थान पर हो गया आयोटा स्क्वायर,
जो कि -1 0, नीचे भी z के स्थान पर आयोटा में से आयोटा गया 0, तो ये 0/0 रूप की हमारी स्थिति बन रही है। और जैसे ही 0/0 रूप की स्थिति बनती है, हम लोग क्या करते हैं, द एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बात कर लेते हैं। और जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल की बात की जाती है, आप इसका अवकलन करने की बात करते हैं। अवकलन करने पर z स्क्वायर का 2z प्लस 1 का 0, और यहां पर z का अवकलन 1 माइनस आयोटा का अवकलन 0। तो फाइनली हमारा जो प्रश्न है उसमें है लिमिट z टेंस टू आयोटा 2z अपॉन 1 की स्थिति है, और z के स्थान पर आयोटा रखने पर हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, 2 आयोटा आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्थितियां क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे करने वाले हैं जहां पर जो हमने शुरुआत के अंदर बात की थी कि जहां पर आपको पथ की बात करनी होगी और उन पथों से प्राप्त होने वाला मान हमारा अद्वितीय होना चाहिए और हमारा मान समान होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिक भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। अब कैसे प्रश्नों में अप्लाई होगा उसको ध्यान देना। सबसे पहली स्थिति, जहां पर हमारे प्रश्न के अंदर इस प्रकार की स्थितियों में z बार होता है, समझ गए। यह सबसे पहले शुरुआत यहां से करता हूं कि जब आपका प्रश्न ऐसा हो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखता हूं लिमिट z टेंस टू z0, यानी आपकी लिमिट वैल्यू तो z की है लेकिन मेरा प्रश्न एक्स वाई के पदों में है। या हमारे पास में कुछ ऐसी स्थितियां हो जाए लिमिट वैल्यू तो z की है और मेरे पास में यहां पर z बार की स्थिति क्रिएट हो जाए, क्योंकि z बार का अवकलन आप नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। आप z को प्रतिस्थापित कर सकते हो, z बार को आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, समझ गए या नहीं समझे। तो आप यहां पर जब z बार है तब भी z को x प्लस आयोटा वाई सोचते हुए z बार को आप x माइनस आयोटा वाई सोचेंगे। तो यहां पर जब इस प्रकार की स्थिति होती है ना, z x प्लस आयोटा वाई अगर है तो ये प्रश्न किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्रश्न हमारा एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई के रूप में, क्योंकि अगर z एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसका कंजुगेट नंबर z बार आयोटा का चिन्ह बदलते हुए x माइनस आयोटा वाई होगा। तो मैंने आपसे बात की है कि या तो मेरा प्रश्न जो है एक्स वाई की ही फॉर्म के अंदर हो, और या मेरा प्रश्न ऐसी स्थिति में हो जो एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट होता हो। अगर इस प्रकार के प्रश्न हमारे हैं तो उनको मुझे तीन पथों को देखते हुए हल करना है। तीन में से अगर मान लिया पहले को सॉल्व किया, दूसरे को सॉल्व किया और उत्तर असमान आया तो वहीं छोड़ दो, तीसरा पथ मुझे चेकआउट करना ही नहीं है, क्योंकि तीनों पथों के मान बराबर बराबर होने चाहिए। और तीन पथ कौन से हैं सर, जो इनिशियल हमने कहा कि आप किसी भी संख्या तक पहुंचने के लिए, ध्यान दीजिए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां तक पहुंचने के लिए आप एक रास्ता एक्स अक्ष के अनुदिश जा सकते हैं, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता आपका क्या हो, वाई अक्ष के अनुदिश चल सकते हैं आप यहां से यहां तक का। तीसरा रास्ता क्या हो, आप सीधा रेखा y बराबर mx के रेस्पेक्ट में आप जा सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी पथ हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हमारे पथ यही है, क्योंकि लिमिट वैल्यू पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो कोई भी पथ आप ले सकते हैं, लेकिन तीन पथ हमें लेने अनिवार्य हैं ताकि पता लग जाए। हो सकता है कई बार x अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश जो लिमिट वैल्यू आ रही है वो समान आए, लेकिन y बराबर mx के अनुदिश कई बार स्थितियां आपकी अलग हो जाती है, मान समान नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम लोग अवकलन नहीं कर सकते सर, तो मैं इस प्रश्न के अंदर गौर कीजिए क्या करना चाहता हूं, मैं मानना चाहता हूं z हमारा क्या हो, z x प्लस आयोटा वाई है। तो इसलिए हमारा प्रश्न क्या बना, लिमिट z टेंस टू 0, z के स्थान पर x प्लस आयोटा वाई और z बार के स्थान पर x माइनस आयोटा वाई। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि हमारी लिमिट वैल्यू तो z की है, लेकिन मुझे जो प्रश्न है वो कन्वर्ट हो गया एक्स वाई के फॉर्म में, तो ऐसी स्थिति में मुझे तीन रास्तों को चेकआउट करना है, ठीक है सर। पहला रास्ता हमारा होगा एक्स अक्ष के अनुदिश, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, ऐसे हम जो है 5-7 प्रश्न इसके ऊपर भी करने वाले हैं, प्रश्न थोड़े से लंबे हो जाते हैं। y अक्ष के अनुदिश यानी अलोंग द y एक्सिस, और तीसरा पद क्या रहेगा हमेशा, है ना, y बराबर mx, इसको मैं रेखा लिख देता हूं,
क्योंकि एक्स अक्ष भी रेखा ही है सर, वाई अक्ष भी रेखा है, तो रेखा y बराबर एम एक्स के अनुदिश। अब गौर कीजिए सर, जब x अक्ष y अक्ष और y बराबर एम एक्स के अनुदिश है, तो आपका जो प्रश्न है वो लिमिट वैल्यू बदल रही है। अब कैसे बदल रही है? देखिए, जब मैं x अक्ष की बात करता हूं तो x अक्ष का समीकरण हमारा क्या होता है? पता लगा, x अक्ष का समीकरण हमारा y बराबर 0 होता है। तो x अक्ष के अनुदिश सबसे पहले मैं y टेंस टू 0 की बात करूंगा, उसके बाद x टेंस टू 0 की बात करूंगा। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। वापस से ध्यान देना, जब मैं y अक्ष के अनुदिश बात करता हूं तो बताइए y अक्ष का समीकरण हमारा क्या है? x बराबर 0। तो मैं जब लिमिट वैल्यू लेता हूं तो यहां अब z टेंस टू नहीं लिखूंगा 0, यहां पर क्या लिखूंगा? x टेंस टू 0 और उसके बाद y टेंस टू 0, ताकि हम z 0 पर पहुंच जाएंगे। जब हमने कहा कि z हमारा x प्लस आयोटा y है, तो जब जब x 0 पर और y 0 पर पहुंचेगा तो अपने आप हम z 0 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि z x प्लस आयोटा वाई है, तो x का भी 0 पर पहुंचना होगा और y का भी 0 पर पहुंचना होगा। लेकिन एक बार जब x अक्ष की बात की तो पहले x अक्ष का समीकरण लेते हुए y टेंस टू 0 और उसके बाद x टेंस टू 0। y अक्ष के अंदिश में y अक्ष का समीकरण x 0 होता है, तो पहले लिमिट वैल्यू x टेंस टू 0 और दोबारा से y टेंस टू 0 की बात की गई। और रेखा y बराबर mx, इसको पूरा लिख देता हूं, ये x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। और जब रेखा y बराबर एम एक्स के अनुदिश है तो लिमिट वैल्यू y टेंस टू तो एम एक्स हो जाएगा और उसके बाद x टेंस टू 0 की बात होगी। ठीक है, और यहां पर x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। उम्मीद करता हूं कि जो लिखा वो आपके दिमाग में स्पष्ट हुआ होगा कि तीन अलग अलग रास्ते कब लेने हैं, क्योंकि सीधे प्रतिस्थापन वाले हमने प्रश्न किए, डायरेक्ट वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी। अनिर्धारित स्थिति के प्रश्न हमने किए हैं जिसके अंदर अवकलन लेते हुए हम लोगों ने बात की थी। और अब पथों की बात, दो प्रकार की स्थितियां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आपका प्रश्न xy की फॉर्म में हो या xy की फॉर्म में कन्वर्ट हो, जैसे z बार, मॉड z है ना, z का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब मैं कह रहा हूं रियल पार्ट ऑफ z अगर है तो इसका मतलब अगर z x प्लस आयोटा वाई है तो रियल पार्ट ऑफ z x हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z वो y हो जाएगा। तो जब आपका प्रश्न xy की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे इन तीन रास्तों के बारे में बात करनी है। x अक्ष के लिए ध्यान दीजिए वापस से, पहले x अक्ष के समीकरण की बात, y टेंस टू 0 होगा। y अक्ष के लिए पहली बार में x टेंस टू 0 होगा और y बराबर mx के लिए y टेंस टू mx होगा और उसके बाद दूसरे वेरिएबल का नंबर आएगा। चलो, तो पहले नंबर पर मैं इस y को 0 के बराबर सोच रहा हूं, और जब y को 0 के बराबर सोच रहा हूं तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। y के स्थान पर 0 रखने पर ये तो हो गया सर x बटा एक x, क्योंकि y अगर 0 है तो ये x प्लस वाई 0 माइनस वाई 0, तो कुल मिलाकर के लिमिट x टेंस टू 0 x बटा x हो गया सर। अब मैं 0 रखूंगा नहीं, पहले इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं सिंप्लीफाई करूंगा, x में x का भाग गया वो 1 बना, और अगर x के स्थान पर 0 रखते हैं तो हमारा परिणाम क्या बनता है? हमारा परिणाम 1 बनता है, क्योंकि x बचा ही नहीं है। ध्यान दीजिए, x बटा x के अंदर मुझे पहले काटना है, भाग देना है, 1 बने और उसके बाद में, क्योंकि अगर सीधा रखूंगा तो 0 बटा 0 होगा और 0 बटा 0 होगा तो मुझे DLH को यूज करना होगा। तो बेसिकली x का अवकलन 1 ही तो होगा आपका आंसर 1 ही आएगा। तो पहला पथ जो x अक्ष के अंदिश है वो परिणाम 1 देता है। अब देखिए, y अक्ष के अंदिश, y अक्ष का समीकरण x टेंस टू 0, तो पहले मुझे x को 0 रखना है। x को 0 रखेंगे, जीरो प्लस आयोटा वाई, 0 माइनस आयोटा वाई, देखिए y टेंस टू 0 है, x का मान 0 रख चुके हैं, 0 और आयोटा वाई की जोड़ आयोटा वाई और नीचे की तरफ माइनस आयोटा वाई, भाग देने पर क्या बना? -1 बना, और ये परिणाम आपका -1 आया। अब ध्यान देना, ये दोनों परिणाम बराबर हैं क्या? नहीं है।
तो मुझे एग्जाम में आगे नहीं जाना है। तीनों रास्तों से आने वाला उत्तर अगर एक जैसा होता है, समान होता है, अद्वितीय होता है, तभी हमारा जो है लिमिट वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट होती है। यहां पर लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, लिमिट का अस्तित्व नहीं है। चूंकि पहला प्रश्न है तीनों पथों वाला, इसलिए मैं y बराबर mx से भी चेक आउट आपके लिए कर देता हूं। और जब आप चेकआउट करेंगे तो वैल्यू क्या रही सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, y के स्थान पर mx रखना, सही हो गया सर। अब देखिए मैं यहां पर x कॉमन लेके पहले काटूंगा, अदरवाइज 0/0 की स्थिति आएगी मेरे पास में। x कॉमन लिया तो 1 प्लस आयोटा m अपॉन x कॉमन लिया 1 माइनस आयोटा m। अब कुल मिलाकर के जैसे ही लिमिट वैल्यू की बात करते हैं तो बताओ परिणाम क्या आया सर। हमारा जो परिणाम आया, x तो बचा नहीं, तो 1 प्लस आयोटा m अपॉन 1 माइनस आयोटा m, है ना, जो m पर निर्भर है। जबकि हमने कहा किसी भी पद पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भाई रिजल्ट है m के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, जैसे जैसे m का मान बदलेगा इसकी वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती रहेगी, तो अद्वितीय वैल्यू तो रही नहीं हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चूंकि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, चलो इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटे करते हुए लिख देता हूं मैं। तो हमारा उत्तर हो गया लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार का अस्तित्व विद्यमान नहीं है, ये इसकी लिमिट वैल्यू नहीं निकाल जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं 3 पथ क्या है वो आपके दिमाग में आया है। चलिए कुछ प्रश्न प्रैक्टिस के लेते हैं, इसी प्रकार के 7-8 प्रश्न। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है लिमिट z टेंस टू 0 z बार। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि या तो प्रश्न हमारा एक्स वाई के पद का हो या एक्स वाई के पद में कन्वर्ट होता हो। z बार अगर है आपको करना पड़ेगा, मॉड z है तब करना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ z इमेजनरी पार्ट ऑफ z जैसी स्थितियां बन रही है तो आपको करना पड़ेगा। z स्क्वायर है तब भी z को x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर करते हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और 3 अलग अलग रास्तों की बात आपको करनी है। देखिए मैं इस प्रश्न को हल करते समय माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो प्रश्न हमारा क्या कहता है, लिमिट z टेंस टू 0, z के स्थान पर हुआ x प्लस आयोटा वाई, z बार हो गया हमारा x माइनस आयोटा वाई, गुणा करने पर लिमिट z टेंस टू 0, यहां पर x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या, -1, माइनस से गुणा +1। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रश्न यूं करते हैं, 3 रास्ते नापने हैं, इसको आगे ही लिख देता हूं। इनका गुणा a प्लस बी ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 है तो हमारा प्रश्न क्या बन रहा है, लिमिट z टेंस टू 0, आयोटा स्क्वायर -1 होने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है सर। अब देखिए प्रश्न में लिमिट तो है z की, लेकिन पद है हमारे एक्स वाई के हैं। ऐसी स्थिति जब क्रिएट होती है तो हमें उन 3 रास्तों के बारे में सोचना है। 3 रास्तों में पहला रास्ता क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश पहला रास्ता है। और जब एक्स अक्ष के अनुदिश इस रास्ते के चयन की हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लिमिट एक्स अक्ष का समीकरण y है, y बराबर 0, तो पहला y टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और आपका प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली बार मैं y के स्थान पर 0 रखता हूं, और जैसे ही y के स्थान पर 0 रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 रही, और y के स्थान पर 0 रखने पर x स्क्वायर होगा, और दोबारा x के स्थान पर 0 रखने पर 0 हो गया। तो y अक्ष के अनुदिश हमारा परिणाम 0 बनकर के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रास्ता y अक्ष के अनुदिश अलोंग द y एक्सिस, पोजीशन क्या बनी सर, लिमिट y अक्ष का समीकरण x है, x टेंस टू 0,
पहले उसके बाद y टेंस टू 0, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली बार मुझे x के स्थान पर 0 रखना है, और जैसे ही x के स्थान पर 0 कर देते हैं तो परिणाम क्या रहा, लिमिट y टेंस टू 0, x 0 हो चुका है, y स्क्वायर हो गया, तो y के स्थान पर 0 रखने पर हमारा परिणाम 0 आया। अभी ये पहले वाले दो रास्ते तो बराबर बराबर परिणाम दे रहे हैं, 0 0। ऐसा है तो फिर तीसरे रास्ते को भी देखना है, ठीक है। अब तीसरा रास्ता कौन हो गया, रेखा y बराबर mx के अंदिश। तो ये कुछ नया काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। और जब रेखा y बराबर mx के अंदिश की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले लिमिट होगी y टेंस टू mx, उसके बाद में x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए पहले इस बार y को आप रिप्लेस करें mx लिखते हुए, और जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई को mx से रिप्लेस करने पर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और मुझे बताइए जैसे ही x का मान 0 रखेंगे हमारा परिणाम क्या बना, 0 प्लस 0 बराबर 0। अब आप देख पा रहे हैं तीसरा रास्ता जब y बराबर mx के अंदिश आपने चयन किया तब भी आपका परिणाम क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया लिमिट z टेंस टू 0, z z बार बराबर 0, यानी इसका सीमा का अस्तित्व है, सीमा विद्यमान है, और सीमा का मान क्या है, 0 के बराबर है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, लिमिट z टेंस टू 0, z अपॉन z बार होल स्क्वायर। चलिए पहला काम, जैसे ही आपको पता लगता है, मैंने आपको निवेदन किया था xy का प्रश्न हो, z बार आए, मॉड z आए, रियल पार्ट z की बात करे, इमेजनरी पार्ट z की बात करे, z स्क्वायर की बात करे, अगर मान लिया कहीं ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है तो उस स्थिति के अंदर आपको तीन रास्तों के बारे में सोचना है। भाई z को हमारे द्वारा x प्लस आयोटा वाई माना जाए, तो चलिए देखते हैं हमारी स्थिति क्या बन रही है। हमारा प्रश्न ये कहता है लिमिट z टेंस टू 0, z के स्थान पर x प्लस आयोटा वाई, z बार हो गया x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे करना क्या है सर, इसको सिंप्लीफाई करना है, या इसी स्थिति में काम चला लेंगे, प्रसार तो कर ही देते हैं सर, कम से कम a प्लस बी का होल स्क्वायर की स्थिति तो क्रिएट कर ही लेते हैं हम लोग, है ना। जब प्रसार करेंगे, या इसको कर दें सर, भाई y का मान 0 रखना, फिर x का मान 0 रखना। चलो एक काम करते हैं, इसी रूप में अंदर इसको कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारा प्रश्न जो है वो x प्लस आयोटा वाई यानी एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे तीन रास्तों का चयन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला रास्ता कौन सा है, अलोंग द x एक्सिस। और जब x अक्ष के अंदिश की बात करेंगे तो x अक्ष का समीकरण y टेंस टू 0 लिखते हुए, उसके बाद x टेंस टू 0 लिखते हुए, यहां पर x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। पहली बार y का मान 0 रख रहे हैं हम लोग, तो देखिए पोजीशन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, y का मान 0 रखने पर x बटा x का होल स्क्वायर। इसको पहला काम करो, इसको काटो, x बटा x का मतलब हो गया 1, लिमिट x टेंस टू 0, और ये 1 का स्क्वायर हो गया, और फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा 1 के बराबर हुआ। पहला रास्ता क्लियर हो गया। दूसरे रास्ते के बारे में बात करते हैं, अलोंग द y एक्सिस। अब y अक्ष के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो देखो y अक्ष का समीकरण x टेंस टू 0 है, और उसके बाद में y टेंस टू 0 है। यहां पर z का मान x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है। अब मुझे बताइए पहली बार मुझे x का मान 0 रखना है, और जैसे ही x का मान 0 रखेंगे तो गौर कीजिए लिमिट y टेंस टू 0 हो गया।
x का मान 0 रखने पर परिणाम क्या बना हमारा, आयोटा वाई अपॉन माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। और जब इसको आप देख रहे हैं तो लिमिट y टेंस टू 0, आयोटा वाई में माइनस आयोटा वाई का भाग जाना कितना आया, -1, और -1 का स्क्वायर कितना बना, ये -1 का स्क्वायर, फाइनली फिर से 1 आया। अब आप देख पा रहे हैं भाई पहला और दूसरा रास्ता जब x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश की बात कर रहा है 1 1 के बराबर आ रहा है। अगर तीसरा रास्ता जो y बराबर mx होगा, अगर उसका परिणाम भी 1 के बराबर बनता है तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका मान 1 के बराबर होता है। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब तीनों मान समान नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो तीसरा रास्ता along line y is equal to mx, लिमिट y टेंस टू mx, उसके बाद x टेंस टू 0। हमारे पद हैं x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। पहली बार y के स्थान पर mx रखने की बात कर रहा हूं, तो ये रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि y का मान तो हम रख चुके हैं या रख रहे हैं, x प्लस आयोटा mx। ध्यान दीजिए x तो x रहा, आयोटा आयोटा रहा, और y के स्थान पर mx रख दिया, अपॉन में x माइनस आयोटा mx होल स्क्वायर। अब मैं पहला काम x कॉमन लूंगा और काटूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर x कॉमन लिया, ऐसा कर देता हूं, x कॉमन 1 प्लस आयोटा m, नीचे भी x कॉमन 1 माइनस आयोटा m होल स्क्वायर। x से x हमारा कट गया, और जैसे ही लिमिट वैल्यू लेता हूं x की, पता लगा x नहीं है, और जब x नहीं है तो हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, हमारा रिजल्ट है 1 प्लस आयोटा m अपॉन 1 माइनस आयोटा m होल स्क्वायर। ये परिणाम क्या 1 के बराबर है, ये परिणाम 1 के बराबर नहीं है। यह परिणाम किस पर है, यह m पर निर्भर है। तो इसका मतलब m के जैसे से मान बदलेंगे हमारे पास में अलग अलग परिणाम, अलग अलग वैल्यूज हमको प्राप्त होती रहेगी, ठीक है ना। यह m पर निर्भर है, तो m के अलग अलग मानों के लिए आप अलग अलग परिणामों को प्राप्त करेंगे, और ये दो मान आपके बराबर थे, और ये तीसरा वाला जो मान रहा हमारा वो आपस में बराबर इनके नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, तो इसलिए लिमिट z टेंस टू 0, z अपॉन z बार होल स्क्वायर का अस्तित्व संभव नहीं है, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। यानी लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कौन कौन से रास्ते किस प्रकार से आपको जाना और कब जाना है, खास बात ये आपके क्लियर हुआ होगा। भाई सीधा प्रतिस्थापन करना ही है अगर z का प्रश्न हमारा बनता है तो। प्रतिस्थापन के बाद में अनिर्धारित स्थिति, जिसमें से मोटे तौर पर 0/0 की ही स्थिति रहने वाली है, यहाँ पर उस स्थिति में आपको डीएलएच लगाना है, अवकलन करना है, उत्तर आ जाएगा। और x का पद आ जाए, y का पद आ जाए, तो मुझे इन तीन रास्तों के बारे में सोचना है। चलिए जी, जैसे देखो इधर आप, भाई प्रश्न तो मुझे खूब सारा z में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ z बेसिकली है नहीं, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z है। अब मुझे तो कोई भी z अगर सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y के रूप में है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, x होगा। तो कुल मिला के प्रश्न हमारा x के पद में बन गया। देखते हैं हमारा प्रश्न है, उसके आधार पर z बराबर x प्लस आयोटा वाई अगर सोचता हूं तो मेरा प्रश्न क्या कहता है सर, प्रश्न हमारा कहता है लिमिट z टेंस टू 0, रियल पार्ट ऑफ z जो कि x है, और x प्लस आयोटा वाई z का मान है। तो कुल मिलाकर के मेरा प्रश्न जो है x और y के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही प्रश्न हमारा x y में कन्वर्ट होता है तो तुरंत हमारे पास में तीन रास्ते, क्योंकि हमने कहा लिमिट वैल्यू किसी भी पथ पर
निर्भर नहीं करती है, लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ पाथ। और जब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो मुझे कम से कम तीन, x टेंस टू जीरो, x अक्ष, y अक्ष और y बराबर mx के अनुदिश आपको चेकआउट करना है। तो पहली बात, x अक्ष के अनुदिश क्या करने वाले सर, लिमिट x अक्ष का समीकरण y टेंस टू जीरो, उसके बाद दोबारा x टेंस जीरो, यानी पहले x अक्ष का समीकरण y ऊपर और x नीचे। अच्छा, इस अगर मान लिया कहीं कंफ्यूजन के अंदर हमारा ऊपर नीचे पलट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां गलती करोगे तो आगे भी तो गलती करोगे दूसरे रास्ते में, तो चीजें दोनों मान अगर बराबर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहले बार y का मान 0 रखता हूं, तो हमारा रिजल्ट क्या है सर, लिमिट x टेंस जीरो, y का मान 0 रख दिया, तो x बटा x, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1, और इसका परिणाम 1 बन गया। दूसरा रास्ता, y अक्ष के अनुदिश लेते हैं, अलोंग द y एक्सिस। अब देखिए y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, तो पहले ले रहा हूं x टेंस टू 0, उसके बाद ले रहा हूं y टेंस टू 0, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई x बटा x प्लस आयोटा y। तो चलिए पहली स्थिति के अंदर जैसे ही हम लोग यहां पर x टेंस टू 0 लेते हैं, x के सामने 0 रखते हैं, तो 0 बटा 0 प्लस आयोटा y, आपने देखा होगा इसको, y टेंस टू 0, 0 में आयोटा y का भाग है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग है, परिणाम क्या बनेगा सर, ये लिख देता हूं मैं, 0 बटा आयोटा y, और 0 में भाग देने पर लिमिट y टेंस टू 0, और ये 0 ही है और परिणाम 0 है। अब आप देख पा रहे हैं क्या ये दोनों रास्ते एक जैसे, ये दोनों रिजल्ट्स मिले क्या, आप कह रहे हो दोनों रिजल्ट्स नहीं मिले, तो इसका मतलब मेरा उत्तर तो आ गया। क्या उत्तर आ गया सर, लिमिट z टेंस टू 0, रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि तीनों रास्ते बराबर होने चाहिए, तीसरे की बारी नहीं आई हमारी, और तीसरे की अगर बारी आती तो पहला काम y बराबर mx करते, x से x कॉमन लेके काटते, उसके बाद परिणाम के बारे में सोचते। चलिए आज मैं बात कर रहा हूं, परीक्षा के अंदर आपको नहीं करना, तय हो गया इसका रिजल्ट क्या है। तीसरा है, केवल प्रैक्टिस हो जाए इसलिए बात कर रहा हूं, रेखा y बराबर mx के अनुदिश। तो देखिए अपनी लिमिट जो वैल्यू है उसमें पहले तो आएगा y टेंस टू mx, फिर x टेंस टू 0, और यहां पर हो गया x अपॉन x प्लस आयोटा y। चलिए y के स्थान पर mx रखना है, लिमिट x टेंस 0, तो ये रिजल्ट रहा x अपॉन x प्लस आयोटा, y के स्थान पर mx हो गया, कोई दिक्कत है। अब पहला काम x कॉमन लेकर काटना है, 1 प्लस आयोटा m, ये कट गया सर 1 टाइम्स, और x के सामने 0 रखने पर परिणाम क्या बना, 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा m। तो ये परिणाम जो है एक पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं है, यह किस पर निर्भर कर रहा है कि यह m पर निर्भर है, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, और ये आपस के अंदर बराबर पहले से ही नहीं थे, तो लिमिट वैल्यू ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि तीनों परिणाम यूनिक होने चाहिए, नंबरिकल वैल्यू होनी चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर फिर से वही बात आ रही है सर, मॉड जेड का स्क्वायर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ये हमारा उसी प्रकार से प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। यहां पर z अगर x प्लस आयोटा वाई है, तो बताइए मॉड z क्या है, मॉड z रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ये चीज आपके दिमाग में आई, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न लिमिट z टेंस टू 0, और मॉड z का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये थोड़ी देर पहले हमने इसी क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जहां पर मैंने जेड जेड बार लिया था, और जेड जेड बार हो या मॉड जेड का स्क्वायर हो, ये तो एक ही चीज है हमारी। चलिए खैर, अब यहाँ पर मुझे तीन रास्तों के तीन पथों के बारे में बात करनी है। पहला रास्ता है एक्स अक्ष के अनुदिश अगर आप गमन करते हैं तो स्थितियां क्या रहेगी। एक्स अक्ष का समीकरण हमारे पास में है y टेंस टू 0, उसके बाद x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली बार y का मान 0 रखना, और जैसे ही y का मान 0 रखते हैं ये, तो हमारा रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, y के स्थान पर 0 आ गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 0, और x के स्थान पर 0 रखने पर 0 परिणाम आ गया है। दोबारा y अक्ष के अनुदिश की बात करता हूं मैं, तो लिमिट y अक्ष का समीकरण x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए सर, x के स्थान पर 0 रखना, और जैसे ही x के स्थान पर 0 रखा पहले इसको, तो लिमिट y टेंस टू 0, 0 प्लस वाई स्क्वायर, और अब वाई स्क्वायर हो गया और y को भी 0 रखा तो हमारा परिणाम रहा 0। अब आप चेक करें कि ये दो रास्तों में से आने वाला परिणाम हमारा एक जैसा बना है। अब तीसरा रास्ता, रेखा y बराबर mx के अनुदिश भी हम लोग बात कर लेते हैं। रेखा y बराबर mx के अनुदिश, गौर कीजिए हमारी स्थिति क्या बनी, लिमिट y टेंस टू mx, x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला काम, y का मान मुझे mx रखना है, और जैसे ही y के स्थान पर mx रखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर, और y के स्थान पर mx रखने पर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और चूंकि लिमिट वैल्यू x की 0 है, x के स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो ये परिणाम 0 प्लस 0 है, जो कि 0 है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों रिजल्ट आपके समान आ गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट वैल्यू का रिजल्ट आ गया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया लिमिट z टेंस टू 0, मॉड z स्क्वायर बराबर 0। ये आपका आंसर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से सब चीजें आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दो तीन प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा ही, लिमिट z टेंस टू 0, रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मॉड z स्क्वायर होल स्क्वायर का मान कितना है। चलिए देखते हैं, यहां पर z को रखना है मुझे माना x प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है, और इसी प्रकार से मॉड z क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मॉड z का स्क्वायर जो होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न क्या कहना चाहता है, मेरा प्रश्न कहता है लिमिट z टेंस टू 0 है, रियल पार्ट ऑफ z x, इमेजिनरी पार्ट z y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यानी आपका प्रश्न कन्वर्ट हो गया एक्स वाई में, या तो एक्स वाई सीधा हो जाएगा या मोटे तौर पर z बार, ठीक है, एक बात। नंबर दूसरी बात, जहां पर मॉड z लिखा होगा, रियल पार्ट z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट z स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट z स्क्वायर, इस प्रकार की जो स्थिति बनेगी ना, उसके अंदर प्रश्न आपका एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। वही तीन रास्तों की बात करूंगा। पहला रास्ता, एक्स अक्ष के अनुदिश अगर आप जा रहे हैं तो पहले एक्स अक्ष का समीकरण, लिमिट y टेंस टू 0, x टेंस टू 0, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जैसे ही पहली बार आप y का मान 0 रखेंगे तो सीधा सीधा लिख देते हैं सर, लिमिट x टेंस टू 0, y का मान 0 है, x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या है सर, लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। सही है,
और 1/x यानी 0 रखने पर अनंत परिणाम देने वाला है। तो पहला रिजल्ट तो हो गया अनंत। अब दूसरी बात करते हैं, y अक्ष के अनुदिश की बात करता हूं मैं, और जैसे ही y अक्ष के अनुदिश की बात करेंगे, लिमिट पहले y अक्ष का समीकरण x टेंड्स टू 0, दोबारा y टेंड्स टू 0, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही x का मान 0 रखेंगे तो हमारा परिणाम क्या है, y टेंड्स टू 0 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जैसे ही y से y यहां पर कट जाता है सर, ठीक है, और लिमिट वैल्यू लेते हैं तो y का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो ये आपका हो गया माइनस अनंत हो गया, उसका स्क्वायर जो कि प्लस अनंत हो गया। चीज क्लियर हुई ना सर, y कट चुका है। एक में 0 y का मान, y की लिमिट वैल्यू 0 है, तो एक में 0 का भाग अनंत हुआ माइनस अनंत, और उसका स्क्वायर अनंत के बराबर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि पहला परिणाम और दूसरा परिणाम हमारा एक जैसा बनकर के आ गया। तीसरे की बात करते हैं, रेखा y बराबर mx के अनुदिश हम लोग इसको चेकआउट करते हैं। तो देखो लिमिट वैल्यू हमारी क्या हो गई, y टेंड्स टू mx पहले, x टेंड्स टू 0 बाद में, ऊपर की ओर x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए इसको चेकआउट करें। तो पहली बार y के स्थान पर mx रखना, ठीक है, ये आप कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, y के स्थान पर mx हो गया mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं सर, यहां पर x कॉमन लेकर के हम लोग काटने की बात करते हैं। x कॉमन लिया, उसको काटा, 1 माइनस एम अपॉन, देखो x आएगा और 1 प्लस एम स्क्वायर रहेगा। कोई कंफ्यूजन है सर? भाई ऊपर से कॉमन x रहा, नीचे से कॉमन एक्स स्क्वायर रहा, x कट गया, नीचे x बच गया, और जब लिमिट वैल्यू लेते हैं x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो ये परिणाम भी तो आपका अनंत ही बनेगा। भाई 1 माइनस एम और नीचे की ओर 1 प्लस एम स्क्वायर, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन किसी भी संख्या के अंदर जब 0 का भाग होगा तो परिणाम तो अनंत रहना ही है। तो ये भी रिजल्ट आपका 0 हो गया, और ये तीनों परिणाम हमारे एक जैसे हो गए। और तीनों परिणाम अगर एक जैसे हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर, लिमिट वैल्यू हमारी एग्जिट करती है और अपना आंसर देती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अब इतना लिखूं क्या, चलो लिख ही देते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 रियल पार्ट z माइनस इमेजिनरी पार्ट z अपॉन मॉड z स्क्वायर होल स्क्वायर का मान किसके बराबर हो गया सर, अनंत के बराबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से तीनों स्थितियां जो लिमिट की निकालने की है वो हमने क्लियर कर ली है। चलिए जैसे ये प्रश्न हमारे पास में आ गया, फाइंड लिमिट z टेंड्स टू 0 रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो जब भी z बार है, मॉड z है, रियल इमेजिनरी पार्ट की बात आती है, हमें z का मान रखना होता है। मान लेते हैं z हमारा x प्लस आयोटा y है, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि मॉड z हमारे पास में है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी z स्क्वायर की बात जब करेंगे तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यहां पर मॉड z का स्क्वायर वर्गमूल हटते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और इधर z स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, प्रसार करने पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई हो गया, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या, -1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो मुझे बताइए अगर z स्क्वायर ये है और मेरा प्रश्न तो कहता है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, तो इसलिए रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर किसके बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर के बराबर हुआ। तो कुल मिलाकर सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रखने के बाद मॉड जेड फॉर्मूला आपको पता है, उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया, लेकिन जेड स्क्वायर करना पड़ा ताकि मुझे उसका रियल पार्ट निकाल सकूं, और मैंने उसका रियल पार्ट निकाल दिया। तो मेरा प्रश्न क्या बनता है, मेरा प्रश्न बनता है लिमिट जेड टेंड्स टू 0, ऊपर की ओर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे की ओर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका प्रश्न बना। लिमिट वैल्यू तो मेरी जेड की है, लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो एक्स वाई की फॉर्म के अंदर है, तो मुझे उन तीन रास्तों के बारे में सोचना है। पहला रास्ता एक्स अक्ष के अनुदिश, अलोंग द एक्स एक्सिस। चलिए जी, जब इसको देखेंगे तो लिमिट वैल्यू क्या हो गई, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होने के कारण y टेंस टू 0 ऊपर, x टेंस टू 0 दूसरी लिमिट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही आप इसको चेकआउट करते हैं, पहली बार y के स्थान पर 0 रखते हैं, तो हमारा परिणाम क्या रहा, लिमिट x टेंस टू 0, y का मान 0 रखा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग 1, और आपकी लिमिट वैल्यू फाइनली 1 के बराबर हो गई, क्योंकि y को 0 रख चुके हैं, अंश में एक्स स्क्वायर माइनस 0, हर में एक्स स्क्वायर प्लस 0, फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 और लिमिट वैल्यू 1। दोबारा बात करते हैं, y अक्ष के अनुदिश लिमिट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो y अक्ष का समीकरण x टेंस टू 0, उसके बाद y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए पहली बार x का मान 0 रखते हैं, तो हमारी स्थिति क्या बनेगी सर, लिमिट y टेंस टू 0, x का मान 0 रखने पर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, कुल मिला क्या हो गया सर, ये वैल्यू हो गई लिमिट y टेंस टू 0 -1, और परिणाम क्या बना, -1। अब आप देख रहे हैं क्या ये दोनों रिजल्ट आपके एक जैसे हैं, 1 और -1, आप कह रहे हो नहीं है, तो इसका रिजल्ट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। इसका रिजल्ट क्या हो गया, अपने प्रश्न का जो आंसर हुआ, लिमिट z टेंस टू 0, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर अपॉन मॉड z स्क्वायर विद्यमान नहीं है। समझ गए, यानी डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आपको तीसरे रास्ते की आवश्यकता है क्या, नहीं है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अगर y बराबर एम एक्स की बात करेंगे तो आपका परिणाम m पर डिपेंड करने वाला आ जाएगा। देखो इधर, जैसे ही आप यह कर लेते हैं रेखा, भाई आप मत करना सर परीक्षा में, कम से कम y बराबर एम एक्स के अनुदिश, क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए, पहले दो ही बराबर नहीं हुए, तो हमारा परिणाम तो आ चुका है, लेकिन अब करना कैसे उसके लिए बात कर लेते हैं। तो लिमिट y टेंस टू एम एक्स, एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहली बार y के स्थान पर आपको mx करना है, तो लिमिट x टेंस टू 0, और y के लिए जैसे ही आपने mx किया तो ये क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं और काट लेते हैं, कॉमन लेने पर काटा तो लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर कट चुका है, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। परिणाम क्या बना, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये परिणाम भी तो आपस में मैच नहीं कर रहा है भाई, पहले दो परिणामों के वैसे ही नहीं थे, और तीसरा वाला भी m पर निर्भर करने वाला हमारा परिणाम आया, और जब m पर निर्भर है तो यूनिक नहीं हुआ है भाई, अलग अलग m के मानों के लिए अलग अलग ये रिजल्ट देने वाला है। तो अपना जो है लिमिट का अस्तित्व यहां पर इस प्रश्न के लिए विद्यमान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखो अभी तक के हमारे प्रश्न जो थे, जेड जेड बार इस प्रकार से लिखा जा रहा था, रियल पार्ट जेड की बात कर रहे थे, मॉड जेड की बात कर रहे थे। हो सकता है आपका प्रश्न सीधा ही एक्स वाई के ही पदों में हो,
चलिए जब एक्स वाई के सीधे पदों में है, हम वही 3 रास्तों की बात फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला रास्ता है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, लिमिट एक्स अक्ष का समीकरण y टेंस टू 0, उसके बाद x टेंस टू 0, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए जैसे ही y का मान 0 डालेंगे सर, तो हमारा परिणाम क्या बना, y को 0 रखने पर लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर तो हो गया सर 0 से गुणा, 0 बटा y का मान 0 है ना, तो एक्स स्क्वायर, ये परिणाम हमारा पहला काम भाग 2, ठीक है। तो 0 में एक्स स्क्वायर का भाग गया, हमारा परिणाम 0 है बराबर 0, ये पहला रिजल्ट आया। यानी पहला काम सिंप्लीफिकेशन कर लेना है आपको। दूसरा रास्ता हमारा अलोंग y एक्सिस, तो पहले y एक्स का समीकरण x बराबर 0 होने कारण लिमिट वैल्यू x टेंस टू 0, दोबारा लिमिट वैल्यू y टेंस टू 0, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे ही x का मान आप 0 करते हैं पहली बार में, तो रिजल्ट क्या रहा हमारा, लिमिट y टेंस टू 0, x के लिए 0 करने पर 0 अपॉन वाई स्क्वायर। ये फिर से हमारा परिणाम क्या बन रहा है सर, लिमिट y टेंस टू 0 में 0 और परिणाम 0 रहा। अब आप देख रहे हैं पहले 2 रिजल्ट तो आपके सेम टू सेम हो गए हैं। चलिए अब तीसरे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जब रेखा y बराबर mx की बात करें, है ना, अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू mx, लिमिट वैल्यू की बात करते हैं, लिमिट y टेंस टू mx, x टेंस टू 0 और एक्स वाई अपॉन, भाई आपके परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे पूछे गए हैं लिमिट को ज्ञात करने के लिए। आज की क्लास में तो हम लोग लिमिट की बात करेंगे, अगली क्लास में हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, डिफरेंशियल की बात करेंगे, और उसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस लगातार करेंगे, ठीक है ना। तो y बराबर एम एक्स रखने पर लिमिट, ये सॉल्व कर रहे हैं, x टेंस टू 0, वाई एक्स, एक सेकंड सर, y को रखना ना, x y के स्थान पर एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और y के स्थान पर एम एक्स यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहला काम x कॉमन लेके काट लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया m अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, लिमिट वैल्यू लेने पर परिणाम रहा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या ये तीनों आपस में बराबर आई क्या, पहले 2 स्पष्ट रूप से 0 थे, क्या तीसरा पद 0 बना, नहीं बना। और ये कैसा परिणाम आ रहा है, ये m पर निर्भर करने वाला परिणाम है, और m पर निर्भर करने वाला परिणाम यानी कि 0 है, ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, हमारे प्रश्न के जो आंसर की अगर बात करता हूं मैं, तो लिमिट z टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद्यमान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सर कि अच्छे से स्पष्ट रूप से क्या टॉपिक है, लिमिट क्या कैसे निकालना है, वो हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया है और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए एक प्रश्न के बारे में बात करते हैं, मैंने 4 ऑप्शन के साथ में उत्तर दिया है। ये प्रश्न आपके परीक्षा का प्रश्न है, पेपर के अंदर जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है, देखिए, लिमिट z टेंस टू 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 z क्यूब प्लस 8 अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। अब आपको ध्यान देना है सर, z का मान रखते हुए, देखो अब इसके अंदर जो है z बार नहीं है, मॉड z नहीं है, रियल पार्ट z, इमेजनरी पार्ट z की बातें नहीं हो रही है। हमारा प्रश्न एक्स वाई में नहीं बदलेगा, और जब एक्स वाई में नहीं बदलेगा तो जहां से शुरुआत की थी वहीं पर एंड करने की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि भी आप z का मान प्रतिस्थापित करें, अगर सीधा उत्तर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है, अनिर्धारित स्थिति है, तो अवकलन करने के बाद आपको प्रतिस्थापन करना होगा। और ये हमारी परीक्षा में प्रश्न है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर दिए, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, यहां पर आयलर थ्योरम को भी प्रयोग करना पड़ा हमें, क्योंकि e टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ऐसा आयलर प्रमेय कहती है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन अगर मैं कर देता हूं, तो ऊपर z क्यूब का मतलब क्या हो गया सर, 2 e टू द पावर आयोटा
पाई बाई 3 होल क्यूब प्लस 8 अपॉन 2e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 होल पावर 4 प्लस 4 2e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 16। एक काम करते हैं, देखिए 2 का क्यूब तो हो गया सर 8, ठीक है। e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 को आयलर प्रमेय की बात करते हुए इसको लिखूंगा cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक है जी। या एक काम करते हैं ना सर, इसको जो है एक एक पद को अलग से, चीजें यही है सर, यही काम करने वाला हूं, लेकिन छोटे छोटे पदों में बात कर लेता हूं। जैसे जेड क्यूब हो गया हमारा 2e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 का होल क्यूब, ऐसा ही हुआ। तो ये रहेगा सर रिजल्ट 2 की घात 3 यानी 8 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। आयलर थ्योरम हमारी क्या आती है, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 होल क्यूब। अब जब माइवर थ्योरम की बात करते हैं, अभी क्या बात हुई सर, ये पहला वाला रिजल्ट जो यहां से यहां गया है वह आयलर प्रमेय के माध्यम से गया है, और आयलर प्रमेय हमारा कहता है e टू द पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस माध्यम से हमने e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 को cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 लिख दिया। अब यहां से पावर का अंदर गुणा होगा, 3 गुणा पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 3 गुणा पाई बाई 3। ये गुणा कब होता है, ये कौन सी प्रमेय कहती है, ये मॉइवर प्रमेय कहती है, समझ गए। और मॉइवर थ्योरम क्या कहती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n हुआ करता है, तो अंदर गुणा होगा, तो cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई कि पहले हमको माइवर थ्योरम ऑयलर थ्योरम की बात करनी पड़ी और उसके बाद हम लिमिट वैल्यू की बात करेंगे। तो ये 3 से 3 आपका कट गया है सर। तो कुल मिलाकर के cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की स्थिति हुई। एक काम हम लोग चूक गए हैं, यहां पर 8 का बाहर गुणा है, ये 8 आपको लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से यहां भी 8 का गुणा है। चलो ये 8 cos पाई का मान हो गया -1 प्लस आयोटा साइन पाई का मान कितना हो गया 0। तो कुल मिलाकर के -8 हो गया। और आप देख रहे हैं सर, अगर ये मान -8 है और ये प्लस का 8 है तो ये 0, ठीक। इसी प्रकार से हर में भी जो है 0 होने की संभावनाएं हैं। इसको एक काम करता हूं मैं, जो हर को हल करें, करना ही पड़ेगा सर, z की घात 4 की बात कर लेता हूं मैं। तो ये रहा सर 2e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 की घात 4, जैसा अभी किया ठीक ठीक उसी प्रकार से 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16। इसको आयलर थ्योरम से प्रसार करने पर cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की घात 4, 4 को अंदर गुणा करना है, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, और ये परिणाम कितना हो गया सर, देखो आप, cos पाई बाई 3 हो गया 60, और 60 का 4 से गुणा, 6 चौका 24, 240 तीसरे चरण में, और दोनों जो है नेगेटिव है, cos भी साइन भी, और ये 60 का मान है, तो cos 60 का मान हो रहा है आपका माइनस का 1/2, और प्लस में आयोटा साइन 60 का मान हो रहा है √3/2, 2 कट गया, तो माइनस का 8 प्लस का 8 √3 आयोटा, ये z की घात 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, z स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो z स्क्वायर हो गया 2e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको 2 का घात 4 हो गया, यहां पर हो गया cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 होल स्क्वायर। पहले आपने आयलर थ्योरम की बात की, अब घात का गुणा अंदर करते हुए माइवर थ्योरम की बात कर रहा हूं, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 60 है, 60 का 2 से गुणा 120 हुआ, चरण नंबर दूसरा हुआ, दूसरे में cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव है, तो ये परिणाम रहा आपका 4। इसका रिजल्ट है -1/2
प्लस आयोटा √3/2। जब इसको हल करेंगे तो सर आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, गुणा करने पर माइनस का 2 कट गया 2 से, प्लस का 2 आयोटा √3 हो गया। अब मुझे एक बात तो पता चल रही है सर, ऊपर तो जीरो है सर, लेकिन नीचे जो स्थिति है वो जीरो की स्थिति हमारी नहीं बन रही है। कारण क्या है कि यहाँ पर 8√3 आयोटा है और ये है 16 है -8। तो कुल मिलाकर के सर रख दो आप, सीधा सीधा मान डायरेक्ट प्रतिस्थापन करने की बात है। इन केस अगर यहाँ पर 0/0 की स्थिति बनती, इन केस क्या होता सर, 0/0 की अगर स्थिति बनती तो हम लोग क्या करते सर, तो फिर मैं इसका अवकलन करने की बात आपके साथ में करता। चलिए फिलहाल अपना जो प्रश्न के आंसर के ऊपर ही मैं आ जाता हूं। लिमिट z टेंस टू 2e⁻ आयोटा π/3, प्रश्न हमारा z³ + 8 अपॉन z⁴ + 4 z² + 16। जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यूज को रखते हैं, ऊपर तो क्या हो गया सर, माइनस, ऊपर क्या है -8 है ना, तो -8 + 8 अपॉन नीचे की ओर पहला पद -8 + 8 √3 आयोटा प्लस 4 z² की बात करें तो 4 z² का मान हो रहा है -2 + 2 √3 आयोटा प्लस 16। और आप देख पा रहे हैं सर, ये वैल्यू जो है आपकी जीरो बन रही है सर, लेकिन अपना उत्तर में कहीं जीरो नहीं है, या तो कहीं मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है इस प्रश्न को। कारण ये जो है रिजल्ट z³ ये तो बात सही है सर। यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर 4 की जगह 8 होता तो क्या होता, नीचे हर के अंदर 8 z² अगर होता तो 8 से गुणा करने पर भी मामला नहीं जमता ना भाई। कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है तो वापस इसको चेकआउट करते हैं सर। भाई z³ + 8 अपॉन z⁴ + 4 z² + 16। भाई z³ का मान तो ठीक है, z⁴ का मान, इसको देखते हैं तो ये परिणाम भी आपका ठीक है। भाई एक गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, देखो इधर आप, भाई z² का जो मान है वो तो मेरे पास में आ रहा है, और इस z² का मान हमने रख दिया केवल और केवल, जबकि हमारे प्रश्न में क्या है सर, 4 का गुणा भी है। तो ये गलती हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने केवल और केवल यहाँ पर क्या रखा सर, कि 4 का गुणा था, वो 4 का गुणा इसके साथ में हमने नहीं किया है। तो एक बार वापस इसको मिटा करके दोबारा से कर लेता हूँ। वैसे जो है ये जो किया है वो सही है, केवल गड़बड़ केवल और केवल इसी स्थान के ऊपर है। चलो एक काम करते हैं, यहीं से सुधार लेते हैं हम लोग। दोबारा से देखें आप, जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप कर रहे हैं ना सर, तो लिमिट वैल्यू पुटअप करने पर z³ का मान तो है -8 + 8, z⁴ का मान -8 + 8 √3 आयोटा, प्लस में 4 है, ये चीज हम लोग चूक गए थे, और z² का मान -2 + 2 आयोटा √3 और प्लस में 16। और आप देख रहे हैं सर, ये परिणाम हमारा 0/0 रूप में प्राप्त हो रहा है। वापस से ध्यान दीजिए, भाई हम लोगों ने क्या किया कि भाई यहाँ पर देखिए, हमने आयलर थ्योरम और माइवर थ्योरम दोनों का आपको प्रयोग करना था, ठीक है, और इस थ्योरम का हमने प्रयोग कर लिया, और उसके बाद में अपने 0/0 रूप को प्राप्त किया है। चलिए दोबारा से मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं। अगर माइवर थ्योरम की बात नहीं करते, हम घातांक नियम की बात करते हैं, तो केवल आयलर थ्योरम के माध्यम से भी हम लोग इन परिणामों को प्राप्त कर सकते थे, ठीक है ना। तो चलिए मैं दोबारा से इसको मिटा करके, भाई ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, हमने लोगों ने लिखा भी होगा और नहीं भी लिखा, और अगर इसी को लिखना है तो आप पीछे वापस वीडियो को बैक साइड में जाकर के आप इसको दोबारा से लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन और शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, माइवर थ्योरम को स्किप कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। परिणाम आपका वही 0/0 का आएगा। हम लोगों की गलती हुई थी, 4 का गुणा हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया था।
अभी मैं इसी चीज को वापस से दोबारा से लिख रहा हूं, लेकिन इस बार मैं यहां पर घातांक नियम का प्रयोग करते हुए बात कर रहा हूं। देखिए सर, जैसे ही आप जेड क्यूब की बात करेंगे, 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 होल क्यूब, और घातांक नियम से हमारा क्या होता है, 2 की घात 3 हो गया 8, घातों का गुणा करते हुए ई टू द पावर आयोटा पाई। देखो 3 से 3 कट गया है, घातीय राशि पर घात होना, घातों का गुणा होना, और इसको अब आयलर थ्योरम तो लगानी पड़ेगी। ये हो रहा है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और इसका परिणाम हुआ 8। कॉस पाई का मान -1 प्लस आयोटा साइन पाई का मान 0, ये -8 हुआ। अंश में 0 है तो हर में भी 0 होना चाहिए, और पिछली बार जो है 4 का गुणा हमने नहीं किया था। चलिए झड़ की घात 4 की बात कर लेते हैं। वही काम है, 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, और घात में हो गया 4, 2 की घात 4 हो गया 16, घातांक नियम घात का गुणा करते हुए ई टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। अब चलिए आयलर थ्योरम का प्रयोग तो करना पड़ेगा, और मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आयलर प्रमेय हमारी क्या कहती है। चलो इस स्थान पर लिख देता हूं मैं, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आयलर प्रमेय हमारी कहती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ई टू द पावर आयोटा थीटा होता है, या उल्टा क्रम कर दिया, ई टू द पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका हम लोग यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो ये हो गया सर 16 कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 60, 60 का 4 से गुणा, 6 चौका 24, 240, तीसरा चरण दोनों नेगेटिव, 16 ये हुआ -1/2 प्लस आयोटा √3/2, हल करने पर गुणा करने पर माइनस का 8 प्लस का 8 √3 आयोटा जेड की घात 4 का मान। आगे बढ़ते हैं, जेड स्क्वायर की बात कर लेता हूं मैं। 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 का स्क्वायर, 2 की घात 2 4 हो गया, घातों का गुणा करते हुए ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। जो हमने माइवर थ्योरम में लास्ट में किया वो काम पहले कर दिया। प्रसार कर लेते हैं हम लोग आयलर थ्योरम से। कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, ये 120 हो गया, तो 4 कॉस 120 -1/2 और साइन 120 √3/2, गुणा करने के बाद का फाइनल नंबर हमारा आया -2 प्लस 2√3 आयोटा। अब चलिए प्रश्न के अंदर इसको सेटिस्फाई करने की बात करता हूं मैं। प्रश्न में रखते हैं, लिमिट z टेंस टू 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 -8 प्लस 8, z की घात 4 का मान -8 प्लस 8 √3 आयोटा प्लस 4 गुणा -2 प्लस 2 वर्गमूल 3 आयोटा, और प्लस में 16। आप देख रहे हैं ये रूप हमारा 0/0 रूप है। अब अगर 0/0 रूप है तो क्या करना चाहिए मुझे, इसके अंदर DLH का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वापस से, लिमिट z टेंस टू 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 z क्यूब प्लस 8 अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 16, द एल हॉस्पिटल रूल, इसका प्रयोग करना है, अवकलन करना है। तो स्थिति हमारी है लिमिट z टेंस टू 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, z क्यूब का हो गया सर 3z स्क्वायर अपॉन में z की घात 4 का 4z क्यूब प्लस 8z। यहां से क्या करें सर, z कॉमन लेकर के काट लेते हैं। तो जैसे ही z कॉमन लिया, z को काट दिया, z टेंस टू 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 है, z कॉमन लेके काटने के बाद में बचा 3z अपॉन 4z स्क्वायर प्लस 8। चलिए अब इसके अंदर वैल्यूज को रखते हैं, सारे सारे मान हमारे पास में पहले से मौजूद हैं। मान रखने पर देखो ऊपर मान क्या हुआ 3, z का मान 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, ये z का मान हो गया, ठीक है, अपॉन में 4 z स्क्वायर अभी सॉल्व किया था हमने, ये रहा सर z स्क्वायर सॉल्व किया,
और जेड स्क्वायर का मान हमारा ये वाला है, इसको रख देता हूं, -2 + 2√3 आयोटा + 8। चलिए ऊपर की ओर आयलर थ्योरम का प्रयोग करते हुए यहां पर एक काम करते हैं, ये 6 प्रसार करते हुए cos π/3 + आयोटा sin π/3 अपॉन में -8 प्लस में 4 दूना 8√3 आयोटा + 8। वापस से ध्यान दीजिए सर, इसको दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए, गौर कीजिए। ये जो चीज हुई है हमारी, ऊपर की ओर तो गुणा हो रहा है, 3 और 2 का गुणा हुआ 6, और ये आयलर थ्योरम से e⁻ आयोटा थीटा से इसका प्रसार हो गया, cos थीटा + आयोटा sin थीटा के रूप में cos π/3 + आयोटा sin π/3। नीचे की ओर गुणा करने पर -8 + 8 वर्गमूल 3 आयोटा + 8, ये 8 से 8 हमारा कट गया। चलिए ऊपर की ओर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या बनता है उसको देखें। 6 cos π/3 cos 60 का मान 1/2 + आयोटा √3/2 और बटे में 8√3 आयोटा। क्लियर है? अंश में हो गया आपका 2 से काटने पर 3 + 3√3 आयोटा बटे में 8√3 आयोटा। अब चलिए सर, यहां पर अपना बटे में आयोटा नहीं है सर, तो मैं इसको ऐसा करता हूं सर, आयोटा से मैं गुणा कर देता हूं, या यूं कहें भाई बटे में केवल 8 8 ही मुझे नजर आ रहा है, तो मैं √3 आयोटा से गुणा कर देता हूं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए भाई अपने आंसर को चेक मिलाने के लिए √3 आयोटा से गुणा भाग करते हैं। अब √3 आयोटा से गुणा भाग मैं इस स्थान पर कर लेता हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसी स्क्रीन के ऊपर हम इसको कंप्लीट कर लें। वर्गमूल 3 आयोटा से गुणा भाग करेंगे तो देखो √3 आयोटा का 3 से गुणा करने पर क्या हो गया, 3√3 आयोटा, पहला पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल 3 आयोटा का 3√3 आयोटा से गुणा करेंगे तो देखो 3 तो है ही है, √3 का √3 से गुणा 3, 3 और 3 का गुणा 9, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये रहा सर -9 बटे में, यहां पर √3 आयोटा की बात करेंगे तो √3 का √3 से गुणा 3 आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो 3 और 8 का गुणा 24, तो -24 हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं सर, 1/8 की स्थिति बनाने के लिए, या 3/8 की स्थिति कौन सी बन रही है, आयोटा तो बच रहा है, चलिए खैर, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इस परिणाम के अंदर -3 कॉमन ले लेके काट लेते हैं। देखिए ऊपर से -3 कॉमन लिया तो माइनस का √3 आयोटा, -3 कॉमन लेने पर +3 हो गया, बटे में -24, -3 कॉमन लिया है, 3 से 24 कट गया 8 बार, तो कुल मिला के हमारा उत्तर आया 1/8 3 माइनस √3 आयोटा, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। 1/8 3 माइनस √3 आयोटा, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न अच्छा क्यों है सर, कि दो चीजें हैं। सबसे पहले लिमिट वैल्यू की जब बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो काम आ रही है वो आयलर थ्योरम से प्रसार करना, या आयलर थ्योरम के साथ में उसके बाद माइवर थ्योरम का प्रयोग करना जहां पर पावर है, और या फिर इस प्रकार से घातांक नियम। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सीधा सीधा ये संतुष्ट होता है क्या, या सीधा संतुष्ट होने पर क्या आपका अनिर्धारित स्थिति नहीं है, अगर नहीं है तो वही उत्तर आ जाएगा। और चूंकि 0/0 की हमारी अनिर्धारित स्थिति बनी, इसका मतलब क्या हो गया, इस 0/0 रूप के कारण हमें इसका अवकलन करना पड़ा, डीएलएच को यूज करना पड़ा। डीएलएच यूज करने के बाद में हमारा परिणाम बेसिकली जो उत्तर आया है वह उत्तर आया है 3 + 3√3 आयोटा अपॉन 8√3 आयोटा, ये परिणाम बना। लेकिन ये 4 ऑप्शन में नहीं था, उस ऑप्शन को मिलाने के लिए √3 आयोटा से गुणा भाग करते हुए -3 कॉमन लेकर काटा और अपना उत्तर आया। तो बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। फिर से दोबारा से इस प्रकार के प्रश्न या यही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो लिमिट कैसे निकालते हैं, जो जो स्थितियां हमारी थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पर कर ली है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, रिवीजन अवश्य करें। चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।